Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को फिर लताड़ा। त्रिपुरा हिंसा से जुड़े हुए यूपा एफआईआर के मामले अब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी के तबादले पे खड़ा हुआ विवाद। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोर्ट अनकोर्ट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए दो खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं। पहली जो खबर है वो लखीमपुर खेड़ी मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा की जा रही लखीमपुर खेड़ी हिंसा मामले में जो जांच की जा रही है उस पर थोड़ा असंतोष जताया है। कोर्ट ने ये कहा कि वो जो जांच हो रही है उससे खुश नहीं है और इसके चलते कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट ने ये सुझाव रखा है कि शायद इस मामले की स्वतंत्रता को, इस जांच की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक जो रिटायर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इसी मामले में दो जजेस के नाम का भी सुझाव रखा है। उनमें से किसी एक जज को मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है इस जांच की निगरानी करने के लिए। जो दो नाम हैं वो हैं जस्टिस रंजीत सिंह और जस्टिस राकेश कुमार जैन। आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ इसका। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खेड़ी में जो हिंसा थी उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप ये है कि केंद्र मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनकी कार ने प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर ये कहा था कि उन्हें इस मामले में इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिनों तक इस मामले को सुना, यूपी सरकार से भी सवाल किए कई। पिछली बार कोर्ट ने विटनेसेस की बात की थी क्योंकि इसमें कई बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जो विटनेस हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण विटनेसेस हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो 164 सीआरपीसी के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने बेसिकली, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है, जो साक्ष्य की जितना उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, वो 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट को ज़्यादा मायने दिए जाते हैं ट्रायल के समय। तो अब इसके बाद जो इस हफ्ते हियरिंग हुई उसमें कोर्ट ने एक बार फिर पर यूपी सरकार की जो जांच चल रही है इसमें उस पर असंतोष जताया है। अपूर्वा, पिछले हफ्ते दरअसल इस मामले में 2 दिन जो है वो सुनवाई हुई थी और जैसा आपने बताया कि जैसा आपने लखीमपुर खेरी के पूरे इंसिडेंट का जो ब्यौरा दिया है उसमें दरअसल एक चीज जो ये उभर के आई है, इस पूरे इंसिडेंट में 2 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। पहली एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी वो रौंदने को लेके हुई थी, जिसमें जो किसानों की हत्या हुई थी, और जो दूसरी एफआईआर रजिस्टर हुई थी वो हुई थी वायलेंस को लेके, जो जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो वहां पे जितने भी लोग थे, जितनी भी भीड़ थी, उन्होंने जो है दरअसल एक तरीके से रिटेलिएटरी वायलेंस किया था उन लोगों पे जो गाड़ी चला रहे थे। तो इसमें जो है 2 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। अब जैसा कि आपने बोला कि जो पिछली बारी जो हियरिंग हुई थी, जो 20 अक्टूबर के आसपास की जो हियरिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विटनेसेस यानी कि गवाहों को लेके अपनी टिप्पणी करी। और जो पिछले हफ्ते जो हियरिंग हुई, जो पहली बार हियरिंग हुई, उस हियरिंग में दरअसल जो बेंच थी जिसके नेतृत्व कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमणा, उन्होंने एक बहुत गंभीर समस्या को लेके जो है टिप्पणी करी और उन्होंने ये कहा कि जो इसमें जो 2 एफआईआर हैं, जो दोनों में जो जांच चल रही है वो कहीं ना कहीं जो जांच जो है वो मिल रही है और ये जांच मिलनी नहीं चाहिए। ये जांच जो है दोनों एफआईआर में स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। और उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि जो दूसरी एफआईआर थी जो रिटेलिएटरी वायलेंस को लेके रजिस्टर हुई थी, उसमें दरअसल कुछ ऐसे गवाह आए और उन्होंने इस तरह के जो है अपने बयान दिए जो प्राइम अक्यूज्ड है पहली एफआईआर में, उसको एक तरीके से वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इस पे जो है जो तीनों जो जजेस की जो बेंच थी, उन तीनों जजेस ने जो है बहुत गंभीरता से यूपी सरकार के काउंसिल जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए थे, उनको बहुत गंभीरता से बोला कि ये वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि
इन दोनों एफआईआर में अलग अलग स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। किसी भी तरह से एक गवाह का स्टेटमेंट एक एफआईआर में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो दूसरी एफआईआर में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए कहीं पर हेयरिंग के दौरान उन्हें लगा कि जो अभी तक की जो जांच हुई है वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, और निष्पक्ष जांच होने के लिए इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि किसी ऐसे हाईकोर्ट जज, पूर्व रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति होनी चाहिए जो शायद यूपी से ना हो मगर बाहर से हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक्चुअली यूपी सरकार ने पहले से ही एक कमीशन की स्थापना करी है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के अंडर जो है काम कर रही है, और जो ये कमीशन है वो पूरी जो पुलिस की जांच है उसको सुपरवाइज कर रही है। मगर ये जो कन्फ्यूजन जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा स्टेटस रिपोर्ट में जो यूपी सरकार ने कोर्ट के सामने फाइल किया था, इस कंफ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए बेंच का यह मानना है कि जो ये जांच है इसकी सुपरविजन या इसकी निगरानी किसी ऐसे जज से होनी चाहिए जो उस स्टेट के बाहर के हो और उस राज्य के ना हो। तो जब उन्होंने ये सुझाव दिया तो श्री साल्वे ने थोड़ा सा समय मांगा और बोला कि भाई वो अपने जो क्लाइंट है, जो राज्य सरकार है, उनसे थोड़ा कंसल्टेशन करना चाहते थे। और इसके बाद जो है इस मामले में दोबारा शुक्रवार को सुनवाई हुई, और जब श्री साल्वे पेश हुए तो उन्होंने कोर्ट से 2-4 दिन की और मोहलत मांगी, और एक तरह की से उन्होंने जो है ये इंडिकेट किया कि शायद जो यूपी की सरकार है वो कोर्ट के सुझाव को एक्सेप्ट कर ले या मान ले। तो उन्होंने जो है मंडे तक का बेंच से टाइम मांगा, जिसके बाद बेंच ने, कोर्ट ने उनको मंडे तक का टाइम दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या यूपी सरकार ये सुझाव एक्सेप्ट करती है या किसी और सुझाव के साथ कोर्ट में वापस आती है। और ऑफ कोर्स इस पे जो भी डेवलपमेंट होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जो दूसरी खबर भी हमारे पास आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते त्रिपुरा की जो पुलिस है उसने 102 सोशल मीडिया अकाउंट यूज़र्स के खिलाफ, इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, एक्टिविस्ट शामिल है, उनके खिलाफ UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो हमारे देश में टेररिज्म के खिलाफ, जो आतंकवाद है उसके खिलाफ यूज़ होने वाला जो कानून है उसके अंडर FIRs दर्ज कर दी। अब ये इन अकाउंट्स ने क्या किया था? इन अकाउंट्स ने सिर्फ त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाए थे। कुछ अकाउंट्स ने सिर्फ ये लिखा था त्रिपुरा इज बर्निंग। पर इसी बात पे त्रिपुरा पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा कदम ये उठाया है। मैं कहूँगी उन्होंने 102 लोगों के खिलाफ, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ ये FIR दर्ज कर दी। जाहिर सी बात है मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जहाँ उन्होंने इन FIR को रद्द करने की मांग की है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में एक अर्जेंट हियरिंग करेंगे। जी अपूर्वा, इसमें जो 102 लोग हैं उनमें कुछ ऐसे वकील हैं जो वहाँ पे त्रिपुरा गए थे और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीम के मेंबर थे, जिन्होंने वापस दिल्ली आके जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस हिंसा में क्या क्या हुआ। तो इन वकीलों के खिलाफ भी जो है यूपा का केस दर्ज किया गया है, और पिछले हफ्ते ही ये जो पूरी पिटिशन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन हुई थी। प्रशांत भूषण जो वकील हैं इन लोगों की तरफ से, उन्होंने गुहार लगाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के सामने और बोला कि भाई जल्द से जल्द इस पे सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यूपा के अंडर जो है ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कभी भी पुलिस जो है इनको अरेस्ट कर सकती है। अपूर्वा, इसके साथ साथ जो एक और अहम बात ये है कि जी हाँ, इन्होंने अपनी पिटिशन में एक क्वॉशिंग की तो बात करी है, बट उसके साथ साथ उन्होंने जो यूपा जो लॉ है, जो कानून है, उसको भी एक तरीके से चुनौती दी है। उन्होंने जो कानून की संवैधानिक वैधता है उसको चुनौती दी है। उन्होंने ये बोला है कि ये कानून जो है बहुत कठोर है, और जो इसमें एक डेफिनेशन है अनलॉफुल असेंबली को, या जो टेरर जिसे कहते हैं, उसका भी जो डेफिनेशन है वो बहुत अस्पष्ट है, बहुत वेग है, जो कि एक तरीके से किसी भी सरकार या एक पुलिस को जो है बहुत पावर्स देता है कि किसी के खिलाफ भी जो है वो ये कानून का इस्तेमाल कर सके। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बोला है कि इन
केस के द्वारा या इस तरह के केसेस रजिस्टर करने से जो त्रिपुरा सरकार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, उसको एक तरीके से वायलेट कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरा सरकार ये चाहता है कि जो केवल उनके पक्ष में जो खबरें हैं केवल वो ही बाहर आए और किसी भी तरह की जो है खबर वो मीडिया या कोई और या किसी सोशल मीडिया में बिल्कुल दिखाई ना जाए। तो ऐसे उन्होंने इस तरीके से जो है कुछ सवाल उठाए हैं अपने पिटिशन के थ्रू। और अपूर्वा, एक और बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि यूपा को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। इसके पहले भी एक आध पिटिशंस फाइल हुई हैं, तो हो सकता है कि ये मामला उनके साथ क्लब कर दिया जाए और इकट्ठे ही जो है इसकी सुनवाई हो। अगर आपको याद होगा तो जो दिल्ली राइट्स को लेके भी जो है ये मामला जो यूपा से जुड़ा हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। और ऑफ कोर्स इस केस में जो सुनवाई होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आई थिंक, क्योंकि यूएपी हमेशा से विवादित रहा है एक तरह से कानून बदला, लेकिन अभी जो कई बड़े केसेस में इसको लगाया गया, जैसे भीमा कोरेगांव केस, दिल्ली राइट्स केस, जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन के अगेंस्ट इसे इन्वोक किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके प्रोविजंस को बरकरार रखता है या फिर जो देश में इस पर पूरा डिबेट चल रहा है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगी या कोई गाइडलाइंस ले डाउन करता है, क्योंकि जिस तरह से ये इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेके जो है बहुत क्रिटिसिज्म है। बिल्कुल। अब जो तीसरी हमारे पास आपके लिए खबर है वो आ रही है मद्रास हाईकोर्ट से। दरअसल हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है संजीव बैनर्जी, उनके तबादले की सिफारिश की थी, लेकिन अब लगभग 250 लॉयर्स जो मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है कलीजियम को इस सिफारिश पर अपना विरोध जताते हुए। उन्होंने कई पॉइंटर्स इस पे उठाए हैं। दरअसल उन्होंने ये भी बोला है कि लगभग 10 महीने पहले ही जस्टिस संजीव बैनर्जी को कैलकाटा हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब उन्होंने ये बात उठाई है कि मद्रास हाईकोर्ट, जहां वो जस्टिस संजीव बैनर्जी बहुत ही अच्छी तरीके से इतने बड़े हाईकोर्ट को, चार्टर्ड हाईकोर्ट, इतने बड़े हाईकोर्ट को हैंडल कर रहे थे, जहां इसी साल लगभग 35,000 केस फाइल हुए हैं, अब उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है मेघालय हाईकोर्ट, जहां 2 जजेस हैं, लगभग 70 से 75 केस फाइल होते हैं एक महीने में। तो उन्होंने ये भी बात की कि किस तरह से उन्हें काफ़ी बड़े और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हाईकोर्ट से एक ऑफ कोर्स हाई कोर्ट्स में इस तरह की हायरार्की नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ये बात उठाई है कि किस तरह से एक बड़े हाई कोर्ट से उन्हें एक छोटे हाई कोर्ट एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। उन्होंने और उनके जजमेंट्स की भी बात की। उन्होंने एक तरह से बिना कुछ कहे लेकिन ये भी कहा है कि किस तरह से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर 10 महीने में ही उन्होंने कई बड़ी जजमेंट्स दी थी, और उन्होंने एक तरह से हिंट किया है कि शायद इन जजमेंट्स की वजह से उनका तबादला किया जा रहा है। अपूर्वा, दरअसल इसमें जो सबसे अचंभित या हैरानगी वाली बात यह है कि इनका जो कोलिजियम है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ट्रांसफर को लेकर डिसीजंस देता है, वो उस कोलिजियम ने दरअसल 16 सितंबर को जो है इस पे एक डिसीजन लिया था, मगर जो रेजोल्यूशन है जस्टिस बैनर्जी के ट्रांसफर का वो अभी पिछले हफ्ते ही अपलोड किया गया है और उसको पब्लिक किया गया है। तो 16 सितंबर से लेके अभी तक जो क्या क्या कार्रवाई हुई है इन दोनों डेट्स के बीच में, इसका किसी को पता नहीं है। तो इसलिए ये जो पत्र लिखा गया है इसमें जो वकील हैं उन्होंने इस बात को भी, इस क्वेश्चन को भी रेज किया है कि जो पूरा कोलिजियम का जो डिसीजन होता है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती और क्यों नहीं बताया जाता कि ट्रांसफर किस वजह से किया गया है। जस्टिस बैनर्जी को भी लेके उन्होंने यही बात उठाई है। उन्होंने बोला है कि जो इतने निडर और इतने सक्षम जज थे, जिन्होंने अपने 10 महीने के टेन्योर में इतने अच्छे जजमेंट्स दिए लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेके, तो किस वजह से उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। और ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर होना एक तरीके से उनका जो है डिसरिगार्ड करना होता है, उनका जो ऑनर होता है उस पर एक तरीके से चोट लग जाती है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह के जो है लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि दरअसल अपूर्वा क्या होता है, ट्रांसफर जो है केवल 2 ही ग्राउंड्स पे हो सकता है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, या कभी कभी ट्रांसफर इस वजह से भी किया जाता है कि भाई आप किसी को एक तरीके से प्यूनिटिव ट्रांसफर जिसे कहते हैं, मतलब कि आप किसी को जो है पनिश कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। मगर दरअसल कोलिजियम जो है इस वजह को कभी पब्लिक नहीं करती, कभी बताती नहीं है कि क्यों ये ट्रांसफर किया जा रहा है। और जब ये पूरी की पूरी जो है सीक्रेसी में रहती हैं बातें, तो बहुत तरीके से बातें उठती हैं, बहुत तरीके से सवाल किए जाते हैं कि क्यों इस जज का ट्रांसफर किया गया है। तो इसी तरह से जस्टिस बैनर्जी के केस में भी जो है तमिलनाडु के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने जो अपनी चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है और इस बात की मांग करी है कि एक जो वजह है उसको एटलीस्ट पब्लिक करना चाहिए, ताकि जो अनगिनत बातें होती हैं ट्रांसफर को लेके वो नहीं किया जाए। फिर उन्होंने, जैसे आपने बताया, पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से जस्टिस बैनर्जी ने सरकार के खिलाफ जो है कोविड से रिलेटेड मामले में काफ़ी टिप्पणी दी थी, किस तरह से जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उन्होंने किस तरह से पूर्ण तरीके से काम नहीं किया था कोविड के दौरान। फिर उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ भी बहुत सख्त टिप्पणी दी थी, क्योंकि कोविड के दौरान ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वहां पे इलेक्शंस करवाए थे राज्य में। तो इन्हीं सब फैसलों का ब्यौरा देते हुए जो ये लॉयर्स हैं, वकील हैं, इन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी है। बिल्कुल बद्रा, दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सिर्फ 10 महीने में जैसे संजीव बैनर्जी ने बहुत ही कड़े ऑर्डर्स दिए थे। उन्होंने एक ये भी ऑर्डर दिया था कि उन्होंने पुडुचेरी पुलिस और इलेक्शन चुनाव आयोग को भी इस बात पे जांच करने बोला था कि किस तरह से जो फ़ोन नंबर्स, आधार कार्ड, वोटर्स जो होते हैं उनके आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर्स लिंक्ड होते हैं, जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते हैं किसी के पास, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक चुनाव से पहले कैसे पहुंचे, उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया था। जो नए आईटी रूल्स पास हुए हैं जिनके बारे में हमें पता है पूरे देश में कई हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल हुई हैं, बहुत विवादित रूल्स हैं, उस पे मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरह से इंटरिम स्टे लगाया था कुछ उसके रूल्स पर, एक दो रूल्स पर उन्होंने स्टे कर दिया है, वो भी जैसे संजीव बैनर्जी की ही बेंच ने किया था। तो ऐसे ही अब ऑर्डर्स का ब्यौरा देते हुए ये जो लॉयर्स हैं, लगभग 250 लॉयर्स हैं, उन्होंने उनके तबादले पे कई सवाल उठाए। और एक और चीज जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये बोली है कि जो बार होती है, जो लॉयर्स होते हैं, उनको अधिकार होता है ये जानने का कि क्यों किसी चीफ जस्टिस का जो है तबादला कर दिया जा रहा है। आपको याद होगा पूर्वा, 2019 में जो मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी जस्टिस ताहिर रमानी, उनका भी तबादला जो है मद्रास से मेघालय कर दिया गया था, मगर जस्टिस ताहिर रमानी ने जाने से इनकार किया और उन्होंने उसी वक्त जो है अपना रेजिग्नेशन दिया था। तो अब ये जस्टिस बैनर्जी का मामला किस तरफ अब जाता है, ये अब हमें समय या वक्त ही बता पाएगा। और आई थिंक ऐसे तबादलों से जो पारदर्शिता नहीं होती इन तबादलों से, उनसे हम कई, जस्टिस ताहिर रमानी जैसे हम कई अच्छे जजेस खो बैठते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो चलिए अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।